वन माई क्यूट लिटिल फंक्शन फैमिली बोर्न टू क्वीन का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। मून पवेलियन में म्या खाने की मेज पर बैठी थी, जबकि मेज पर विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ सजाए गए थे। दरवाज़ा खुला और एक सुंदर ओमेगा दिखाई दिया, जिसके हाथ में एक बिल्ली थी। बिल्ली उसके हाथ से कूद गई और चली गई, जबकि म्या ने उसे देखकर एक नकली उज्जवल मुस्कान बिखेरी। ओमेगा ने एक पेशेवर की तरह नकली मुस्कान को नज़रअंदाज कर दिया और म्या के सामने झुके बिना कुर्सी पर बैठ गई। म्या ने अनादर से अपनी मुट्ठियों को खींच लिया, लेकिन वह उससे कुछ नहीं कह सकती क्योंकि वह उसका पसंदीदा मोहरा बनने जा रही है। योन हेना एक कॉन्क्यूबाइन है। हेना ने सुरुचिपूर्ण ढंग से चॉपस्टिक को उठाते हुए कहा, ओ पत्नी म्या ने मुझे अचानक क्यों बुलाया? म्या ने मुस्कान के साथ कहा, बस बहन के साथ खाना खाना चाहती थी। हेना ने आइज रोल करते हुए कहा, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी मीठी बातों और छोटी मुस्कान पर यकीन कर लूँगी? म्या ने उसकी ओर देखते हुए कहा, आप क्या कह रहे हैं? हेना ने कहा, बस कर दो, मेरे पास तुम्हारे जैसी नकली चीज़ के लिए पर्याप्त समय नहीं है। उसने शान से खाना खाना शुरू कर दिया। वहीं म्या ने अपनी मुठ्ठियाँ खींच ली और क्रोधित होकर अपने मन में सोचा, बस कुछ देर रुको, मैं तुम्हें यह दिखाऊंगी कि तुम अपना यह गंदा मुंह कैसे बंद रखोगी। हेना ने खाना खाते ही बोला, फास्ट, मेरे पास तुम्हारे जैसे प्लास्टिक के लिए पर्याप्त समय नहीं है, उसने कोल्ड टोन में कहा। वही म्या अपनी मुठ्ठियाँ भेजते हुए बोली, अपने आप से बोली, बस कुछ समय के लिए इसे सहन करो म्या। किंग को हाल ही में मैंने उसकी ओर देखते हुए मजाक से ही कहा, किंग को हाल ही में विंग नाम के एक अवयस्क में रुचि है और वे लगातार उसके साथ सो रहे हैं। तो मैं बस यही सोच रही हूँ कि वह आपसे पहले गर्भवती हो जाएगी, जो पहले से ही महामहिम की सेवा कर रही हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण अभी भी महामहिम एक राजकुमार नहीं दे सकी। इन्होंने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए गुस्से से बताया, किंग के हार्ट में मेरी जगह कोई नहीं ले सकता। मैंने यह सुना और उसने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, क्या वह तुम्हें पसंद भी करते हैं? मैंने हेना की ओर देखते हुए कहा, ये विश खुद को होशियार समझती है, लेकिन काश वो जानती कि कितनी बेवकूफ़ है। अपना चेहरा छुपाते हुए मैं चुपके से हंस रही थी। वहीं योन हेना ने अपने कंधे उचकाए और खाना शुरू करते हुए कहा, मैं खुद को इससे परेशान क्यों करूं? म्या ने सोचा, मुझे पता है तुम अंदर से ज्वालामुखी की तरह जल रही हो। वहीं हिना क्रोधित होकर अपने मन में सोच रही थी, महाराज, उसकी हिम्मत कैसे हुई? योन हिना 21 साल की एक ओमेगा है, जो वांगजी की एक उपपत्नी है। वह राज्य के एक प्रतिष्ठित परिवार से है। उसके पिता दरबार में मंत्री हैं और उनके पास और भी खजाने हैं जो गलत कामों का नतीजा है। खुद को सबसे सुंदर और होशियार समझती है, लेकिन दूसरों के लिए यह एक मोहरा मात्र है। लेकिन ये इतनी शक्तिहीन नहीं है। इसने वांगजी की 2 पत्नियों को मार डाला, जो हेना को नीचे दिखाने के बाद बहुत ऊंची उड़ान भर रही थी। जबकि यह 19 साल की थी तब वह हरम में आई थी। सम्राट ने इसके साथ केवल उस दिन ही सोया था जिस दिन वह आई थी, उसके बाद कभी नहीं। ये तो हुआ योन हेना का परिचय। अब जिंगशी में वांगजी बिस्तर पर लेटा हुआ था, जबकि विंग उसके बगल में लेटा हुआ था और अपना सिर वांगजी की चेस्ट पर रखे हुए था। सम्राट के शांत दिल की धड़कन को महसूस करते हुए मुस्कुरा रहा था। वांगजी ने विंग के बालों को धीरे से सहला रहा था, जबकि खामोश कमरे में पहली बार इतना आरामदायक महसूस कर रहा था। दोनों बस चुप थे और महसूस कर रहे थे एक दूसरे के प्रति गर्मजोशी और वर्तमान। वांगजी ने विंग की उंगली को अपने हाथ में लिया और उसे सहलाना शुरू कर दिया, जबकि विंग थोड़ा मुस्कुराया। वांगजी ने विंग की उंगली को लिक किया। विंग खिलखिलाने लगा। वांगजी ने उसे विंग की उस उंगली को किस किया।
विंग ने हंसते हुए कहा, मुझे गुदगुदी लग रही है। वांगजी भी मुस्कुराया। वांगजी विंग के ऊपर आया, जबकि विंग ने अपना हाथ वांगजी की गर्दन के इर्द गिर्द लपेटा और उसे अपने करीब खींचा। विंग ने वांगजी के होठ पर किस किया, जबकि वांगजी सिर्फ मुस्कुरा रहा था। वांगजी ने विंग के होठों पर लिक किया, जबकि विंग को अपनी अल्फा को किस करने की एक तीव्र इच्छा महसूस हुई। विंग ने अपने माउथ को ओपन किया और उसके होठों को लिक किया। विंग किंग की ओर सेलेक्टिव देखते हुए बोला, आपने मुझे कभी नेक्ड नहीं देखा है ना? मेरे शरीर में हमेशा एक कपड़े का टुकड़ा रहता है ना? वांगजी ने सिर्फ कहा। विंग ने उसके होठों को यौन रूप से काटते हुए कहा, फिर क्या आप मुझे पूरी तरह से नेक्ड देखना चाहते हैं? वांगजी ने गल्प किया और इनोसेंटली नोट किया अपने सिर को। विंग ने विस्पर करते हुए कहा, वर्ल्ड बेबी। विंग के मुंह से बेबी शब्द निकलते ही वांगजी के शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। वह शर्मा गया और विंग की ओर देखा, जो उसके गालों को सहलाते हुए उसे देख रहा था। वांगजी ने विंग के रोब की टाई को खोलते के लिए पकड़ा, लेकिन विंग ने उसका हाथ पकड़ लिया। वांगजी ने मासूम आंखों से विंग की ओर देखा। विंग खिलखिलाया और उसे धक्का दिया और उसके ऊपर आ गया और उसने मोहक ढंग से कहा, इस उत्पत्ति ने आज महामहिम के आंखों को ब्लेस किया है। वांगजी ने गल्प किया। वहीं दूसरी ओर डेजी पवेलियन में चिजोई अपने कमरे में बैठा था, अपनी नाइट ड्रेस पहने हुए, जबकि एक पंछी दरवाजे के सामने खुली हुई खिड़की से कमरे में उड़कर आया। चिजोई मुस्कुराया, जबकि पंछी उसके कंधे पर बैठ गया और अपने शब्दों के बाद शब्दों को दोहराने लगा, जबकि चिजोई समझ गया कि वह वास्तव में क्या कहना चाहता है। चिजोई ने दर्पण की ओर देखते हुए कहा, तो मेरी सेकेंड मदर मेरे पिता द्वारा बुलाए जाने पर जिंगशी में गई है। पंछी ने अपने पंख फैलाए। चिजोई हंसा और बोला, अचानक मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वह मेरी सेकेंड मदर अपने आप में एक युवा माँ होना अच्छा है, जो कि किसी प्रयुक्त फल की अपेक्षा पसंदीदा है। खैर, पर वर्ड तुम्हें सजा की जरूरत है, उसने कोल्ड टोन में कहा। मेरे पिता के सामने वो शब्द बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सुंदरी चिजोई के कंधे से दूर हट गई और हवा में उड़ते हुए बैठ कहते हुए चिजोई का मजाक बनाते हुए हंसते हुए वहां से उड़ गई और वह सिर्फ उसे बुरा हुआ ही कह रही थी। वही चिजोई खुद को दर्पण में देखते हुए मुस्कुराया, बुरा। दूसरी ओर मून पवेलियन में चौथे प्रिंस के कक्ष में किया अपने हाथ में खाने की प्लेट लेकर कमरे के अंदर आई, जबकि जिन ने कहा कि वह आज खाना अपने कमरे में ही खाना जाएगा और किया उसकी निजी नौकरानी होने के नाते उसकी हर जरूरत का ख्याल रखना था। किया ने खाना छोटी सी मेज पर रखा और खिड़की की तरफ बैठे हुए जे को देखकर झुक गई। उसने वो करते हुए कहा, प्रिंस भोजन तैयार है। जे ने गुस्से से उसकी ओर देखते हुए कहा, लेकिन मैं खाऊंगा कैसे? किया कंफ्यूज हुई और पूछी, क्यों? जे ने अपने दोनों हाथ पट्टियों से ढके हुए उसको दिखाया, मुझे चोट लग गई है। किया हाँफते हुए चिंतित होकर उसकी ओर गई और उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, प्रिंस आपको क्या हुआ है? आपको चोट कैसे लगी? जे दिल से मुस्कुराया और कहा, यह कुछ भी नहीं है। किया ने अपना सर हिलाया और कहा, आपका क्या मतलब है यह कुछ भी नहीं है? किया को एहसास हुआ कि उसने वह किसका हाथ पकड़ रही है। उसने हाथ छोड़ते हुए कहा, आई एम सॉरी प्रिंस, प्लीज़ मुझे मेरे व्यवहार के लिए माफ़ करें। जे ने पाउट किया और अपने मन में सोचा, उसने मेरा हाथ क्यों छोड़ा? मैं बहुत अच्छा लग रहा था। तभी किया ने उसकी ओर बढ़ते हुए, लेकिन आप चॉपस्टिक नहीं पकड़ सकते। जे अपनी पट्टी वाले हाथ को देखते हुए बोला, तुम्हें लगता है मैं कर सकता हूँ? नहीं, मुझे भूख लगी है। क्या आप मुझे खाना खिला सकती हैं? किया ने कंफ्यूज होकर पूछा, क्या? जे ने अपनी पप्पी आइज दिखाते हुए कहा, प्लीज़ किया, भूख के कारण मेरे पेट पर चूहे दौड़ रहे हैं। किया ने उसके हाथ पर संदेह से देखते हुए कहा, मैं यदि प्रिंस को जोर
देते हैं और किया ने अचानक से उसके हाथ को जोर से दबाया। जे दर्द भरी चीख चिल्लाया। जे के मुंह को जोर से दबाया, हथेली से ढकते हुए कहा, आई एम सॉरी, प्लीज चिल्लाइए नहीं। उसने फिर पफी आइज दिखाई। जे ने सिर हिलाकर सहमति। किया ने उसके मुंह को छोड़ा और जे शांति से बैठ गया तो किया ने राहत की सांस ली। किया ने अपना सर हिलाया और सोचा, मैंने सोचा था कि ये नाटक कर रहे हैं, लेकिन इन्हें वास्तव में चोट लगी। वहीं जे उसे करते अपने मन में सोचा, मैंने अब इस अभिनय का अभ्यास पूरे 1 घंटे किया, धन्यवाद। वहीं डेजी पेवेलियन में विनिंग पेड़ की सबसे ऊपरी शाखा पर बैठकर सेब खा रहा था और उसकी नज़र सिजोई के कमरे की खिली खिड़की पर थी। इतने में सिजोई आकर खिड़की पर झुक गया और उसकी नज़र पेड़ पर गई। सिजोई पेड़ की ओर देखते हुए वहीं विनिंग ने जब सिजोई को पेड़ की ओर देखते हुए देखा तो उसने खुद को पत्तियों में अच्छे से छुपा लिया। वहीं सिजोई बोला, यह पेड़ बहुत बड़ा हो रहा है। फिर उसने जोर से कहा, हमें इसकी कुछ शाखाओं को काट देना चाहिए। वही विनिंग ने मन में सोचा, अगर आपने पेड़ काट दिया तो मैं आप पर नज़र रखने के लिए कहाँ छुपूंगा। प्रिंस, आपको ओमिनिवर्स बनने की क्या ज़रूरत है। इधर चिंगशी में सिर्फ स्किन स्लैपिंग एंड बीइंग के मौन से सुनाई दे रहे थे। वहीं कमरे से बाहर इंगशी और श्रेयांग मूर्ति की तरह खड़े थे। श्रेयांग इतना स्तब्ध था कि वो प्रतिक्रिया नहीं दे पाया और वो रो रहा था, अपने ही मन में बोल रहा था, भगवान ने मुझे क्या सुनाया। वहीं इंगशी अपने कानों पर हाथ रखते हुए कहती है, माय वर्जिन ईयर, ये सबसे शर्मनाक बात थी जो मैंने अब तक में सुनी। इंगशी ने अपना सर उठाकर ऊपर देखा। उन दो पहरेदार जो नीचे देख रहे थे जबकि उनके गाल लाल थे। ये वह चीज़ थी जिन्होंने अपने सम्राट से उम्मीद नहीं की थी कि वो गर्मी के दिनों में इस तरह से और इतना लाउडली करेंगे। वहीं जियांग मेंशन में नी हुसैन चिंग की चेस्ट पर अपना सिर रख के लेटा हुआ था। वहीं चिंग उसके बालों को सिलाते हुए बोला, तुम्हें पता है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे मैं किसी विपत्ति से बच गया हूँ। हुसैन ने अपना सर उठाया और उसने स्पष्ट रूप से पूछा, मतलब? चिंग ने अपना सर बस मुस्कुराकर हिलाया और इधर चिंगशी में कमरे के अंदर वांगजी बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और अपने कपड़े को पहना। वह मेज की ओर चला और एक बड़े चमकदार बॉक्स को अपने हाथ में लिया और उसे खोला। उसके अंदर से एक खूबसूरत चमकदार हार को देखकर मुस्कुराया। वांगजी बिस्तर की ओर चला और विंग को देखकर मुस्कुराया, जो इतनी गंदी और शर्मनाक हरकतों करने के बाद एक मासूम बिल्ली के जैसे बिस्तर पर बैठा था। उसके लंबे बाल पसीने से भींगे हुए थे और विंग ने एक बन में उन्हें बांधा था, जबकि उसके लाल होठ और गर्दन पर प्यार के निशान थे। कमरे में मोमबत्ती की मंद रोशनी में पसीने की तरह चमक रहा था। वांगजी उसके ओठों की कामुकता से विंग के ओठों से रगड़ा। विंग ने अपने सर को झुकाया और वांगजी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपहार है। विंग ने पूछा, वह क्या है, जबकि वह बॉक्स के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था। वांगजी ने उससे कहा, अपनी आंखें बंद करो। विंग ने कहा, ठीक है, और आज्ञाकारी ढंग से अपनी आंखें बंद करी। वांगजी हंसा और उसने विंग को हार पहनाया। यह वह हार है जिसे वांगजी ने पश्चिम के सर्वश्रेष्ठ जौहरी से विशेष रूप से विंग के लिए मंगवाया था। इस पर लगे शैंपियन रंग के पत्थर ऐसे लग रहे थे जैसे इसके असली मालिक ने इसे खरीदा हो। विंग अपनी न्यूड बॉडी और पसीने से तर गर्दन में प्रेम की निशानियों से भरे हार के साथ एक मोहक परी की तरह लग रहा था। विंग ने उसे छुआ। विंग बिस्तर से नीचे उतरा, फिर वह बिस्तर से नीचे गिर गया क्योंकि वह बिस्तर से उठने पर सक्षम नहीं था। विंग ने अपना मुंह बनाया और वांगजी को देखा, जो चुपचाप उस पर हंस रहा था। विंग बुदबुदाया, बीस्ट। विंग ने उसका मुंह बनाते हुए कहा, अब मुझे आईने के सामने ले चलो। वांगजी ने खुशी से कहा, माय प्लेजर।
वांग जी ने विंग को उठाया और उसे आईने के सामने ले गया। वांग जी ने विंग को कुर्सी पर बैठाया, जबकि विंग आईने में उसकी शक्ल से प्रतिबिंब को देख रहा था। विंग ने वांग जी द्वारा बनाए गए प्रेम के निशानों पर उंगलियों से सहलाया और उसके गालों पर गुलाबी रंग के साथ हल्के लाल रंग के रूप ले लिया। उसकी नज़र हार पर गई। उसने आईने में वांग जी को प्यार भरी निगाहों से देखा। उसने वांग जी को देखा और धीरे से उसके होठों पर किस किया। उसके गालों को सहलाते उसने कहा, मुझे इतना कीमती उपहार देने के लिए धन्यवाद। उसने वांग जी की जॉ पर किस किया। वांग जी मुस्कुराया और उसने विंग को विंग करते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए चांद का एक टुकड़ा भी ला सकता हूँ, यह तो कुछ है ही। विंग ने भी उसकी ओर देखते हुए कहा, यही बात मुझे परेशान करती है। वांग जी मुस्कुराया तो विंग भी मुस्कुराया और बोला, जब आप मुस्कुराते हैं तो आप बहुत प्यारे और क्यूट लगते हैं, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह। वहीं वांग जी विंग को छूने वाला था और बोला, चलो एक और राउंड करते हैं। विंग ने उसे ग्लेयर किया। वांग जी ने नकली खराश ली और कहा, मुझे लगता है अब हमें सो जाना चाहिए, काफ़ी देर हो चुकी है। वहीं विंग उससे जो घूर रहा था उसने कहा, हॉर्नी ब्रॉट। वांग जी ने सिर्फ अपना सर झुकाया। वहीं मून पवेलियन में जे खुशी के मारे बिस्तर पर लौट रहा था। उसे नींद ही नहीं आ रही थी। वो बहुत खुश था। आज पहली बार उसने अपनी क्रश को इतने करीब से देखा और आज ही वो दिन है जब उसकी क्रश ने उसे खाना भी खिलाया। जे शर्म से अपना चेहरा ढक लिया और बोला, आई मैं बहुत शर्मिला हूँ। वो बिस्तर पर मचल रहा था। फ्लैशबैक, जबकि जय को अपने हाथों से खाना खिला रही थी। वहीं जे किसी खरगोश की तरह बस खाने को खाया जा रहा था। वहीं किया ने अपने मन में सोचा, मुझे लगता है लोग इसके बारे में केवल बुरा ही कहते हैं। ये किसी भी प्ले बॉय की तरह नहीं लगता। ये तो एक खरगोश के बच्चे की तरह दिखता है। और वह हंसी। वहीं जे ने अपना सर खरगोश की तरह कन्फ्यूज़न में हिलाया और किया को वह इस वक्त सचमुच एक खरगोश के बच्चे की तरह लग रहा था। फ्लैशबैक खत्म। जय बिस्तर पर लौटे ही जा रहा था और अपने आप से कहता है, मुझे अपने पेट पर तितलियां उड़ती क्यों महसूस हो रही हैं? क्या मैं बीमार तो नहीं हूँ? जय बहुत आगे की सोचते हुए बोला, लेकिन जब हम शादी करेंगे तो साथ में कैसे दिखेंगे? इधर लैंड पैलेस में हिना कमरे में सब कुछ फेंक रही थी और एक पागल डॉग की तरह चिल्ला रही थी। आज जिंगसी में जो हुआ उसे जानकर वह अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकती। उसे कैसे पता चला? खैर, उसके पास उसके अपने स्रोत थे। कुछ पत्नियां दरवाजे पर खड़ी थी और चुपचाप उस पर हंस रही थी और हिना की दयनीय स्थिति के बारे में बड़बड़ा रही थी। खैर, सभी पत्नी वांग जी के पीछे नहीं है। कुछ ऐसी भी हैं जो गुलाम थी और अचानक कंक्यूबाइन बन गई और वे इस मंडप में एक शानदार जीवन जीने के अलावा कुछ नहीं चाहती। वहीं किंजो उसे देखते हुए अपना शिव खा रही थी और उसने अपना सिर झुकाया और अपने मन में सोचा, क्या मुझे भी जेलस नहीं होना चाहिए? लेकिन इसे इस तरह देखकर मुझे मज़ा क्यों आ रहा है? वो खुद के बारे में उलझन में थी। हाँ, किंजो को बुरा और ईर्ष्यालु महसूस होना चाहिए। उसे भी गुस्सा आना चाहिए कि सम्राट ने दूसरी पत्नी के साथ इतनी कामुक रात बिताई, लेकिन उसे ऐसा महसूस नहीं हो रहा। उसे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ, लेकिन वह हमेशा ऐसे व्यवहार करती है जैसे कि वह सम्राट से प्यार करती है ताकि यहाँ जीवन बिता सके और महत्वाकांक्षी उपपत्नी के पैरों तले ना गिरे। हालांकि ये एक बुरी योजना थी, लेकिन वह अब 1 साल से सुरक्षित है। किंजो ने जम्हाई लेते हुए कहा, मुझे बस अब जाकर सोना है। उसने दूर जाते हुए कहा। किंजो अपने कमरे की ओर चली और दरवाज़ा खोला और अपने विसर का दृश्य देखकर वह चिल्ला पड़ी। उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और दूसरे राजकुमार को देखा जो बिस्तर पर लेटा हुआ किताब पढ़ रहा था। हनुअल ने किंजो को देखा और उसे ज़ोर ज़ोर से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। यह पहली बार है मैं किंग के साथ सोने जा रही हूँ। मुझे डर लग रहा है। मुझे दर्द से डर लगता है। लोग कहते हैं कि इसमें बहुत दर्द होता है। किंजो ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, बंद करो उसे। हनुअल ने कहा, श्श। उसने ऐसे कहा जैसे वो बड़े प्राउड से कह रहा। उसने उसे आगे पढ़ना शुरू किया और किंजो की ओर देख रहा था। किंग बहुत अच्छे हैं। जब उन्हें लगा कि मैं डर रही हूँ,
उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने मुझसे बस मेरे बारे में पूछा और मेरे साथ शतरंज खेला, और बेशक मैं हार गई। और मेरे कमरे में 2 घंटे रुकने के बाद वे यहाँ से चले गए। वे बस चले गए। मुझे लगा वे मुझे मजबूर करेंगे। ओह, पर वे तो अच्छे हैं। हनवल बता रहा था कि किंसो ने क्या लिखा था। किंसो के पास अपनी भावनाओं के बारे में बात करने के लिए कोई नहीं था, इसलिए उसने अपनी भावनाओं को एक किताब में लिखने का शौक़ विकसित किया। उसने अपनी भावनाओं को एक किताब में कैद किया और उसे पिंजरे की तरह बंद कर दिया। हनवल आगे पढ़ते हुए बोला, किंग 2 बार और मेरे कमरे में आए, लेकिन अब मैंने अपने डर पर काबू पा लिया था और वो मेरी स्थिति को समझते हुए उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने मुझसे कहा कि वे सोने जा रहे हैं। उन्हें 2 या 3 घंटे बाद जगा दूँ और मैं उनके पास खड़ी होकर बाहर की ओर देखती रहूँगी। जब समय बीत जाएगा, अब तक मैं उसे ही देख रही हूँ। वह वास्तव में बहुत सुंदर है। मुझे लगता है कि राजकुमार हनवल को उनकी सुंदरता सम्राट से ही मिली है। किंसु, जिसे अब कोल्ड स्वेट आने लगा था, वहीं हनवल ने उसे पढ़ते हुए कहा, हनवल, आपके पास मेरे लिए एक उपनाम है। उपपत्नी किंसु। वो हंसा। वहीं किंसु ने उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसने रोते हुए कहा, प्लीज़ रुक जाओ। वह रो रही थी। किंसु को इस तरह से रोते देखकर हनवल ने किताब को बिस्तर पर रखा, उठा और खिड़की से बाहर निकल गया। वहीं किंसु हिचकियाँ लेते हुए बिस्तर की ओर दौड़ी और रोते हुए किताब को अपने गले से लगा लिया। अगली सुबह विंग बिस्तर पर लेटा हुआ था। वह वांगजी को गले लगा रखा था। उसकी नेक चेस्ट से लिपटा हुआ था। विंग के बालों को सहलाते हुए वांगजी हल्के से मुस्कुरा रहा था। वह विंग के बालों का दीवाना था। उसके मुलायम रेशमी बाल जो एक मादक गुलाबी गंध पैदा करते हैं, और विंग के शरीर की एक सामान्य गंध। वांगजी उसके प्रति दीवाना है। वांगजी विंग पर झुक गया और उसने एक दूसरे को गुड मॉर्निंग की शुभकामनाएं देते हुए उसके फोरहेड पर किस किया। विंग धीरे से मुस्कुराया और उसने वांगजी को चिढ़ाते हुए कहा, गुड मॉर्निंग घगा। वांगजी ने भी मुस्कुराहट के साथ कहा, गुड मॉर्निंग मॉमी। विंग खिलखिलाकर हंस पड़ा और उसे कसकर गले लगा लिया। वहीं वांगजी ने धीरे से विस्पर करते हुए कहा, अब हमें जाग जाना चाहिए, सुबह होने वाली है, बहुत देर हो चुकी है। विंग ने पाउट करते हुए कहा, मैं नहीं जागना चाहता, मेरा पूरा शरीर दुख रहा है। थैंक्स टू यू। वांगजी ने भी उसकी ओर देखते हुए कहा, पर तुम्हें भी तो अच्छा लगा था डियर। ये तुम ही थे जो खुशी से इतनी जोर से चिल्ला रहे थे। मुझे यकीन है कि बाहर के गार्ड मुझे और तुम्हें अजीब नज़रों से देखेंगे, उसने शर्मिंदगी के साथ कहा। भी बताया, यह तो पक्की बात है। कुछ देर बाद वांगजी खड़ा हुआ और वॉशरूम की ओर चला गया, जबकि 2 पुरुष बेटा उसकी मदद करने के लिए अंदर आए। खैर, वह पूरे दिन बिस्तर पर नहीं लेटा रह सकता, उसे काम भी करना है। वांगजी ने स्नान किया और पूरी तरह तैयार होकर बाहर आया। वह बिस्तर की ओर चला और विंग के नेक कंधों को चूमा और वहाँ से चला गया, जबकि विंग सो रहा था वहीं कमरे से बाहर। जैसे ही वांगजी कमरे के बाहर चला आया, सभी नौकरानियाँ और पहरेदार उसके सामने झुक गए, जबकि वांगजी ने उन्हें हमेशा की तरह ठंडी नज़र से देखा। वांगजी रुका और एंग्शी को देखने लगा, जो शर्मिंदगी के कारण पहले से उसकी ओर नहीं देख पा रही थी। वांगजी ने कोल्ड टोन में कहा, विंग को मत जगाना, जब तक वह ना उठे उसका ख्याल रखना। एंग्शी ने हाँ में अपना सिर हिलाया। वांगजी वहाँ से चला गया, जबकि एंग्शी ने उसे पो किया। वहीं जियांग वांगजी के कानों में धीरे से फुसफुसाया, आप दोनों के लिए यह रात बहुत यादगार होनी रही होगी, है ना? वांगजी मुस्कुराने से बचने के लिए अपने ओठों को काटने लगा। वो शर्मिंदा था। वहीं चेंग अपने मन में कहता है, भगवान का शुक्र है कि मैं यहाँ मौजूद नहीं था, पहली बार मेरे साथ कुछ इतना अच्छा हुआ है। सम्राट के वहाँ से जाने के बाद एंग्शी और 2 अन्य नौकरानियों के साथ कमरे में अंदर गई। वह विंग की निक्ट पेट को देखकर शर्म से लाल हो गई और नीचे देखने लगी। विंग
ने अपने आप को कोलों तक हल्के से रेशम से टुकड़े से ढका हुआ था और उसके पूरे पेट में कुछ प्रेम के निशान तो दिख ही रहे थे। उसके बाल जो एक तरफ थे, वही इंग्शी अपने मन में सोचती है, गगन निश्चित रूप से अब तक कई बार गर्भवती हो गए होते अगर उन्होंने गर्भ निरोधक चाय नहीं पी होती। लेकिन वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? सभी बच्चे चाहते हैं, लेकिन ये इसके खिलाफ क्यों है? वहीं मून पवेलियन में किया अपने हाथ में खाने की प्लेट लिए जे के कमरे की ओर जा रही थी और उसके पीछे तो अन्य नौकरानियाँ भी थीं। उसी समय वहाँ पर मैडम म्याम्या से मिलती हैं। किया ने म्याम्या के सामने झुका जबकि वह उसकी ओर चली आ रही थी। उसके बहुत करीब खड़ी हुई। किया को म्याम्या की ठंडी निगाहों से काफ़ी डर लगा। म्याम्या को स्पष्ट रूप से वह पसंद नहीं कि किया यहाँ है। खैर, इस पवेलियन में कोई म्याम्या का गुलाम है। वे म्याम्या के प्रति बहुत वफादार हैं, इसीलिए वे उनके बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं हैं। लेकिन किया, वह एक नई है और वह कुछ समस्या पैदा कर सकती है। म्याम्या ने कोल्ड टोन में ही कहा, मुझे आश्चर्य है, तुमने किंग पर ऐसा कौन सी चाल चली कि उन्होंने मेरे प्रिंस के लिए तुम्हें निजी दासी स्वीकार किया? किया ने बेपरवाही से ही कहा, मैं बस इतना कह सकती हूँ कि किंग इतने मूर्ख या बेवकूफ़ नहीं है कि मेरी चालों में फंस जाएं। म्याम्या ने अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए कहा, क्या तुम मुझसे पलटवार कर रही हो? किया ने कोल्ड टोन में कहा, मैं तो बस किंग का बचाव कर रही हूँ। किया ने कोल्ड निगाह से उसे देखते हुए कहा, आप साम्राज्य के किंग को नहीं देख सकती? म्याम्या ने उसे कोल्ड टोन में ही कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब भी पर्याप्त रूप से भयभीत नहीं कर पा रही हूँ। अब तो नौकरानियाँ भी मुझसे कोल्ड टोन में बात कर रही हैं। किया ने कोल्ड टोन में कहा, आप मुझे गलत समझ रही हैं मैडम। म्याम्या गुस्से में चिल्लाई, गार्ड चाबुक लेकर आओ। किया का शरीर कांपने लगा। उसने म्याम्या की तरफ देखा जिसके चेहरे पर बदसूरत गुस्सा भरा भाव था। वह पहले से ही कल की रात पर गुस्सा थी और अब एक नौकरानी उससे बात कर रही थी। एक नौकरानी इतनी घमंडी कैसे हो सकती है? एक नौकरानी ने किया के हाथों से खाने की प्लेट ले ली और किया फर्श पर गिर गई। जब म्याम्या ने उसकी जांघों पर जोर से चाबुक मारा, किया की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसने एक भी आवाज़ नहीं निकाली, जिससे म्याम्या और भी ज़्यादा गुस्सा हो गई। उसने किया के खुले हाथों पर कोड़े मारना शुरू कर दिया। किया खुद को रोक नहीं पाई और दर्द से चीख पड़ी। म्याम्या, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने गुस्से में कहा, यही तुम्हारी जगह है, मेरे पैरों के नीचे। म्याम्या उसे फिर से कोड़े मारने ही वाली थी, तभी वहाँ पर लान जी आया और वो गुस्से में चिल्लाया, माँ रुको। जे चिल्लाया और म्याम्या की ओर चला जो खुलेआम एक नौकरानी को कोड़े मार रही थी। भले इसका मतलब नौकरानी को दंडित करना हो, लेकिन फिर भी ऐसा करना बहुत क्रूर था। जे म्याम्या की ओर चला और किया की ओर झुका। उसकी आंखों में आंसू थे। म्याम्या की आंखें चौड़ी हो गई। उसने जय को का हाथ ऊपर खींचते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जय गुस्से में चिल्लाया, चुप रहिए। म्याम्या चौंक गई और उसने थप्पड़ मारने के लिए उसे अपना हाथ उठाया और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जय ने म्याम्या के हाथों को पकड़ लिया और उसने कोल्ड टोन में कहा, माँ, क्या आप भूल गई हैं कि मैं एक राजपरिवार का सदस्य हूँ और किसी शाही सदस्य पर हाथ उठाना मृत्युदंडनीय अपराध है। म्याम्या की आंखें फैल गईं। उसने अपने पैरों के नीचे कमजोरी महसूस हुई। उसका बेटा एक नौकरानी होने के कारण उससे ऐसे कोल्ड टोन में बात कर रहा है। म्याम्या ने जय को क्रूरता से दंडित किया, लेकिन जय ने कभी उससे बात नहीं की और न ही अपनी शक्ति का प्रयोग उस पर किया, क्योंकि वह उसकी माँ है। लेकिन आज वह नहीं जानती। वह बस पागल हो गया। वह तब पागल हो गया जब उसने अपनी माँ को, नौकरानी को, गलत तरीके से कोड़े मारते हुए देखा। जय ने म्याम्या की ओर ठंडी निगाह से देखते हुए कहा, अगर ये बात फादर के कान तक पहुँच गई फिर आपको क्या सजा मिलेगी आपको पता है। म्याम्या क्रोध से कांपने लगी। वहीं जय धीरे से किया से फुसफुसाया, मुझे खेद है। उसने किया को उठाया और वहाँ से चलने के लिए कहा, चलो।
जे किया को लेकर वहाँ से चला गया, जिससे सभी लोग हैरान रह गए और मैमा गुस्से में थी। मैमा का बदसूरत गुस्से वाला चेहरा देखने लायक था। उसने गुस्से में चिल्लाया और वहाँ से चली गई। वहीं जिंगशी में जब मींग जागा तब काफ़ी देर हो चुकी थी। मींग ने अपने शरीर को हिलाया तो दर्द से करा उठा। मींग ने अपनी आंखें खोली और अपने चेहरे को अपनी हथेली से ढक लिया और शर्म से मुस्कुराया। वह आदमी एक जानवर की तरह किस कर रहा था, लेकिन उसे पसंद आया। जब वांगजी ने उसे एक पागल जानवर की तरह किस किया, ये उसे बहुत अच्छा लगा। विंग ने अपने पेट को हल्के से छुआ और शर्म से मुस्कुराया। जितनी बार वांगजी उसके अंदर है, वह निश्चित रूप से गर्भवती होने जा रहा है। उसने गुनगुनाते हुए कहा, चलो आज गर्भ निरोधक चाय नहीं लेते। उसने पलटते हुए कहा, इससे अधिक मात्रा मेरे शरीर में समस्या पैदा कर सकती है। इंगशी जो उसके बगल में खड़ी हुई थी, उसने कहा, तो क्या मैं आपके नहाने का इंतज़ाम कर दूं गगा? बीन ने हाँफते हुए अपनी आंखें खोली और देखा कि इंगशी और दो अन्य नौकरानियां उसके सामने खड़ी हुई हैं। विंग ने जल्दी से कंबल को अपने चेस्ट तक खींचा और उन्हें एक अजीब सी मुस्कान दी। इंगशी ने विंग का पोशाक अपने पास रख लिया, जबकि विंग ने जल्दी से उसे पहन लिया और दूसरी तरफ देखने लगा। विंग ने अपने पैर फर्श पर रखे और एक कदम उठाने वाला था, लेकिन उसने अपनी कमर और सिर के सहारे के लिए पकड़ लिया, क्योंकि बधाई हो, उसकी कमर उसके बीस्ट सम्राट ने तोड़ दी है। इंगशी और अन्य नौकरानियां मदद नहीं कर सकी और थोड़ा सा मुस्कुराई। विंग ने उन्हें देखकर मुस्कुराया और दूसरी तरफ देखा। वांगजी को इतनी बुरी तरह से खुद को तोड़ने के लिए वो उसे मन ही मन कोस रहा था, लेकिन वह एक स्वर्गीय एहसास था। वह इसे कभी नहीं भूल सकता। नौकरानियां विंग की मदद करती हैं और उसे बाथरूम में ले जाती हैं। विंग खुशी से करा जब उसे अपने शरीर के चारों ओर गर्म पानी महसूस किया। वह अपनी आंखें बंद करता और लकड़ी के बाथटब पर आराम कर रहा था और नौकरानियां उसके बाल धोना शुरू कर दी। इंगशी विंग के बगल में बैठ गई और उसे छिड़ाना शुरू कर दिया और वह कहती है विंग एक गड्ढा खोदना चाहता है और खुद को उसमें दफनाना चाहता है। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, कल मिलते हैं।